सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमहूर से मैं हूं आसिफ शहजाद। पेशावर में बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो शहरी ज़्यादा होने की शिकायत भी कर रहे हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि जानवर महंगे लाए जाते हैं तो महंगे दिए भी जाते हैं। शहरियों व्यापारियों का क्या कहना है, आइए हमारे साथ रहिए। एक तो पाकिस्तान के हालात भी आपको पता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं, ख़रीदार मतलब जो व्यापारी उससे लोग लेते हैं, लेकिन जो आम कस्टमर है वो नहीं ले सकते। वो मतलब इसकी बस की वो नहीं कर रहे हैं। नज़र तो नहीं आ रहा आगे, क्योंकि जिस तरह ये मतलब मंडी पहले माल बहुत आता था, रोडों पे खड़े होते थे, इस दफ़ा कोई चांस नहीं है कम होने में। जी फ़िलहाल तो कुछ माल देख चुके हैं, रेट बड़े ऊपर ही जा रहे हैं मंडी के, तो इस वजह से हम ही अभी सब्र कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मंडी को देखते हुए अपने वारे के मुताबिक कुछ मिलेगा तो इंशाल्लाह वो घर पे लेके जाएंगे। यार जनाब, कीमतें बनिस्बत पिछली साल की बहुत ज़्यादा हैं, तो हम तो आए थे जानवर ख़रीदने के लिए, लेकिन यहाँ कीमतें देखकर तो नहीं लगता कि हम जानवर ख़रीद सकेंगे। बच्चों की फरमाइश पर आए थे यहाँ पर कि साथ में बच्चे हैं, लेकिन जिस जानवर का भी पूछते हैं कीमत हद से ज़्यादा होता है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हम तो बच्चों की फरमाइश से आए हैं। लोग कह रहे थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम नहीं मान रहे थे। अभी जब आए तो हालात का पता चले बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो इस हालात में जानवर लें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ले लें कुछ ना कुछ। ज़्यादा महंगाई थी कि इस साल महंगाई ज़्यादा? इस साल बहुत ज़्यादा है। पिछले साल जो जानवर 2-3 का मिल रहा था, 2 लाख 3 लाख का, वो जानवर अभी 5-6 लाख का है, तो इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज मंडी है, बहुत से लोग आए हुए हैं, हम भी आए हुए हैं कुछ ख़रीदने के लिए, लेकिन जानवरों की कीमत इतनी बुलंद तरीन है कि हम आपको क्या बताएं। पिछले साल और इस साल में कम से कम 3 लाख रुपए का फ़र्क है। जो पिछले 6 लाख का मिलता था, 3 लाख का मिलता था, अब ये 6 लाख 5.5 लाख का मिलता है। और जो जानवर लाख रुपए का मिलता था, अब ये 1.5 लाख 2 लाख का मिल रहा है। तो इस साल बहुत ज़्यादा महंगाई है और हमें पता नहीं चल रहा है कि क्यों इतना महंगाई है। पाकिस्तान में हर चीज़ महंगा होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? आखिर हमारा वस्तियात तो ख़त्म हो गया है इस महंगाई की वजह से। पेशावर की मंडियों का अहवाल आपने देखा। पेशावर की मंडियों में जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन शहरियों का कहना है कि इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इन शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि इन कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए ताकि कुर्बानी के जानवर ख़रीदे जा सकें, जबकि व्यापारियों का कहना है कि कीमतें जो हैं वो मौजूदा वक्त के मुनासबत से हैं। बात करेंगे ईद कुर्बान के औज़ारों पर, जिसमें सीख, चूरियाँ, टोके और जो अंगीठियाँ है वो शामिल है, क्योंकि ईद कुर्बान करीब आते ही इसकी मांग में इजाफ़ा हो जाता है और हर साल इसकी कीमतें भी बढ़ जाती है। हम इस वक्त पेशावर के रेती बाज़ार में मौजूद है, जो कि इन औज़ार के लिए काफ़ी मशहूर है। दुकानदारों से बात करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल इन औज़ारों की कीमतों में कितना इजाफ़ा हुआ है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। जी बताइए, पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो सीख, अंगीठियाँ, चूड़ियाँ वगैरह हैं, इनकी कीमतों में कितना इजाफ़ा हुआ? कम से कम तकरीबन 2-3% ज़्यादा हुआ है पहले से। यानी एक चूड़ी की कीमत पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी है? पिछले साल सीमन चूड़ी की कोई 150 रुपये थी, आज 250, 230, 250 रुपये की बिक कर रही है। और सीख की दर्जन कीमत कितनी थी? 200, पिछले साल 200 रुपये दर्जन थी, साल 300 रुपये दर्जन हो गई है। अच्छा, कोई नया आइटम इस तरह, कोई नई चीज़ जो इस साल? ये इस चीज़ आम पुरानी यही चल रही हैं, अंगीठियाँ वगैरह यहीं चल रही हैं। तो बाजार की रौनकें किस तरह है? मांग बढ़ गई है? बहुत है, 8-10 दिन होते हैं, रौनकें बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये आप कहाँ तक ये सारी चीज़ें सप्लाई? हम पाना, चनार, टल, हंगू, चतराल, मिरमशाह, ये तमाम लोग आके यहाँ से, दुकानदार आके ले जाते हैं यहाँ से। हाँ, थोक के दुकानदार आते हैं यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ पर भी फिर बेचते हैं। वो अपनी ख़रीदी फरोशी करते हैं, बेचते हैं यहाँ से। हाँ,
महंगाई के हवाले से ये है कि पिछले साल जब हम जो बड़ी कुल्हाड़ी है वो हम 450 की होलसेल में बेचते रहे, इस बार 550 की हमें अपनी ख़रीद आ रही है। तो इसके हवाले से जो जानवर वगैरह हैं वो भी इतने महंगाई हो चुके हैं। तकरीबन दरमियाना अगर मिडिल क्लास फैमिली जाती है मंडी 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख, एक दुम्बा 1,10,000 रुपये का हो चुका है। तो आप सोचे कि ये बंदे क्या करें यार। इस साल जो है वही छुरी 110 रुपये की है। अब जिस तरह एक कुल्हाड़ी है छोटी बड़ी में, उसमें 100 150 रुपये का जो है इजाफा हुआ है। इसके अलावा हमारे लोग भी इधर जो है इनको भी चाहिए कि प्रॉफिट जो है मतलब लेस देन लेस प्रॉफिट करें, माल ज़्यादा निकालें। लेकिन हमारे बंदों में भी बहुत हिरस है, वो 10 की चीज़ 100 में ना बेचें तो वो भी किधर रहती हैं। और सीख और अंगीठियों की कीमतों में यार इसकी भी कीमतों में इसी तरह इजाफा बहुत ज़्यादा आ गया है। 100-150 रुपये पर केजी अंगीठी भी महंगी हो गई है। दूसरा, पिछले साल की बनिस्बत इस बार कस्टमर है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। ठीक है, बंदा जो है अपना जो सीज़न वाइज जो बंदा काम करता है तो उसकी एक तो इन्वेस्टमेंट भी कम रह चुकी है, और दूसरा लोगों के पास माल लेने की मतलब कुव्वत ही नहीं है, इतनी मतलब पैसा ही नहीं है कि वो आके माल वो ख़रीद करे, जाके बेचे, सेल आउट करे, क्योंकि कस्टमर है ही नहीं बाज़ार में। तो बाकी पोजीशन ये वही रहती है जहाँ पे पैदल चलने की बंदा पैदल नहीं चल सकता था, और अब ये वही रहती है कि आप उस पर ट्रक लेके आएँ लेके जाएं, मतलब खुला हर सब कुछ खुला हो गया। हाँ, इसकी अंगूठी है, इसी तरह सीख है, समझे। देखे ना ये सीख पड़ी है, ये अब 1800 रुपये दर्जन है। हाँ जी, ये सीख जो है ये 1200 रुपये दर्जन है, समझे ना। और पिछले साल ये 600 रुपये में थी, अब ये 1200 रुपये की है। तो अंगूठी जो है समझे उसका भी यही हिसाब है, उसका भी यही हिसाब है। आप देखें ना ये अंगूठियाँ पड़ी हैं, ये अंगूठियाँ पड़ी हैं, ये अंगूठियाँ पड़ी हैं, समझे ना। तो मतलब ये है कि अभी तक खरीदार ऐसा नहीं आए, समझे ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिफ लुआर है, और इस साल जो हमारा काम है थोड़ा सा मध्यम चल रहा है, इसलिए गाहक नहीं है अभी। अच्छा, एक छुरी कितने में सेल्स करते हो? एक छुरी के 30-40 रुपये लेते हैं हम। और पिछले साल कितने लेते हैं? वही रेट है। और टोके और कुल्हाड़ी के? टोका 100 रुपये, कुल्हाड़ी 150 रुपये का। नहीं, बस गाहक नहीं है इसलिए ना, तो वही पुराना रेट है हमारा। हाँ, रेट पुराना है, काम तेज़ नहीं है, महंगाई की वजह से बस। हाँ, कारीगरों के मुताबिक शहरी जो है वो ईद कुर्बान के लिए चूड़ियाँ, कुल्हाड़ी और टोके खूब तेज़ कर रहे हैं, और उनका कारोबार भी खूब चमक रहा है। बिजली महंगे होने से जो है वो टोके और चूड़ियाँ और जो कुल्हाड़ी वगैरह है उनकी कीमत तेज़ करने की थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। अलबत्ता अभी भी कुछ दुकानदार जो है वो पिछले साल जिस कीमत पर कुल्हाड़ी, टोके और चूड़ियाँ तेज़ कर रहे थे अभी भी उसी कीमत पर तेज़ कर रहे हैं, जबकि कुर्बानी के जो दीगर औजार हैं उनकी कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। शहर कराची में जो मवेशी मंडियां कायम की गई हैं वहां पर आवाम का एक ख़ासा रश देखा जा रहा है। शायकीन बहुत ज़्यादा की तादाद में यहां पर मौजूद हैं। मेरे हमरा यहां पर एक फ़ैमिली भी मौजूद है, एक बच्ची है, उसे जानेंगे। आप बताएं कि क्या लेने के लिए आई हैं आप यहाँ पर? हम गाय लेने के लिए आए हैं यहाँ पर, और बकरा भी पसंद कर लेंगे अगर बकरा अच्छा लग गया तो, और गाय भी पसंद कर लेंगे। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर आपको ज़्यादा सहूलत है या फिर दूर जा रहे हो, या फिर शहर के अंदर जो मंडियाँ लगाई हैं यहाँ पर ज़्यादा सहूलत? यहाँ पे सहूलत भी है लेकिन महंगे रेट्स भी हैं, और आगे भी जाएंगे तो वहाँ पे चोरियाँ डकैतियों का भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को आसानी, हम लोगों का घर भी करीब है, आसानी हो रही है यहाँ पर। सर आप बताइएगा कि जो शहर के अंदर जो मंडियाँ कायम की गई हैं यहाँ पर, इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितनी आसानी हो रही है शहरियों के लिए? आसानी तो है, लेकिन पहली बात है कि ये नए इस दफ़ा हुए हैं। बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद टाउन चेयरमैनों ने ऐसे हर चौराहों पे मंडियाँ लगाने दे दी है। एक तरीके से सही भी, एक तरीके से गलत भी, क्योंकि बदबू हो रही है, लोग बाइकों पे जा रहे आ रहे हैं, इसमें स्मेल हो रही है, गंदगी हो रही है, इस हवाले से भी। और जानवर बहुत महंगे हैं, कोई पूछताछ नहीं है, ये नहीं है, गरीबों की पहुंच से कुर्बानी दूर किया हुआ है। पहले ऐसे नहीं था, पहले चंद मंडियां लगती थी, ये तो हर जगह इन्होंने ऐसे ऐसे लगा दी है।
ये शहरियों का यही कहना है कि शहर के अंदर जो मवेशी मंडियां कायम की गई हैं इनसे सहूलत तो है, लेकिन कई जगहों पे कुछ परेशानियां भी ज़रूर होती हैं। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनके यहाँ पर जो है कीमतों में कितना फ़र्क पड़ रहा है और क्या उनका सौदा अभी तक हो चुका है या अभी उनका सौदा चल रहा है। सर, आप अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जानते हैं कि कितना क्राइम है, कितने लोग मर गए हैं। यानी कि कुर्बानी के नाम पर अगर कोई जा रहा है तो वो समझ लें कि बस वो मौत के मुँह में जा रहा है अपने। अगर उसको जानवर नसीब नहीं हुआ ना तो उसको फिर ज़िंदगी भी नसीब नहीं हुई, ऐसे वो मौत के मुंह में वहाँ चले जाते हैं। तो शहर के अंदर जो लगी हुई है वो माशाल्लाह, मैं तो यही कहूँगा कि लोग मींस कि मंडी ऐसा होता है कि बंदा अपनी फैमिली को भी लेके आ जाए, आराम से उनको जानवर दिखाए, अपने घर वालों को लेके आके जानवर परचेज़ कर ले। और ये शहर की मंडियाँ इसीलिए ही बेहतर होती हैं। तो माशाल्लाह इलाकों में इस तरह की मंडी होनी चाहिए, कम से कम उन जगहों पे तो नहीं होनी चाहिए जहाँ पर जान का ख़तरा हो। आप कुर्बानी के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर उसके बाद जो है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठें और अपने माल से भी हाथ धो बैठें और फिर बस। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का भी हमने रुख किया और उसके अलावा शहर कराची में इस मरतबा 22 जो मवेशी मंडियां कायम की गई हैं वहाँ भी हम गए। मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने जाके लोगों से आवाम की राय भी ली, लोगों से बात की और आवाम की राय से हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि शहर कराची में जो इस मरतबा 22 मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं, आवाम को सबसे ज़्यादा सहूलत इन 22 मंडियों में है। नॉर्दर्न बाईपास पर जो मवेशी मंडी कायम की गई है वो बहुत ज़्यादा चूँकि दूर भी है और आवाम को वहाँ जाने में बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना हो रहा है, जबकि ईद उल अज़हा तक ये जो मवेशियों का ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला है ये जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद है और ऐसे में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी मंडियां सजा दी गई। लाहौर शहर में 9 मंडियां सजाई गई हैं, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी में, जो पंजाब की सबसे बड़ी मंडी और लाहौर की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। और यहाँ पर जानवरों की बड़ी तादाद यहाँ पर होती है, छोटा जानवर, बड़ा जानवर और जो रेगिस्तान का जहाज़ है वो भी यहाँ पर मौजूद होता है। मैं इस वक्त एक ऐसे बाड़े में मौजूद हूँ, यहाँ पर कदो कामत जो है वो बकरे मौजूद हैं, ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं और व्यापार हो रहा है। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर कितने का बकरा आपको बताया? सर, इन्होंने बताया है, कितने का बताया भाई? 1,90,000 की जोड़ी। और क्या खाते हैं 1,90,000? महंगाई की वजह से इतना ज़्यादा रेट? क्या धान खाता है, धान खाता है, कणक गंदीम। फाइनल कितना देंगे आप? बस फाइनल ही बात है। नहीं, फाइनल इन्हें जी 1,30 का है, कहते नहीं जी ये दूर, इसलिए बोला ही नहीं रकम। अच्छा, देखिए 1,30 ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी तक हम मुझे बोला नहीं। 1,30 का आप देंगे? नहीं, 1,30 का नहीं। देखिए, सिंध से ये बकरे आए हैं, 1,90,000 बता रहे हैं और जो गाहक हैं वो ये कह रहे हैं कि 1,30,000। लेकिन अभी भाव जारी है, अभी मज़ीद और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। कैमरामैन अगर नवीद आपको दिखा सके मेरे राइट साइड पे, और यहाँ पर मंडी जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर मौजूद हैं, जिसे बकरा भी कहा जाता है, लेले भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो बैल हैं, ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है रेट है। भाई साहब, कितने का पे दे रहे हैं ये दे रहे हैं 75,000 रुपया। 75,000? हाँ जी। और कितने कम से कम कर लेंगे? कम से कम 5,000 घाटा कर लगे फिर। 75,000 बता रहे हैं, 70,000। देखें ना, ये जानवर है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वजह ये है ना कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। और किस शहर से आप लेके आए? साहिवाल से। साहिवाल से स्पेशली एक बकरा लेके आए? 5 बकरे लेते थे। 5 बकरे, बाकी 4 का? बाकी 4 पीछे खड़े। हाँ जी। अभी तक सेल नहीं हुआ? नहीं सेल हुई। क्या समझते हैं लाहौर शहर में इस बार गाहक की अभी आमद हो रही है कि अभी होगी? कोई नहीं, हाली तक कोई नहीं। गाहक मंगता 50,000 रुपया, कौन 50,000 दे देंगे तो बकरे लौरी भी लुट लीजिए, लौरी लुटी। कितने किलो का ये बकरा है कि 25 किलो का? हाँ जी। पिछले साल से ज़्यादा महंगे। कितने? डबल महंगे, ट्रिपल महंगे, कितने महंगे? तकरीबन लाख वाला 1.5 लाख है अब। अच्छा, तो गरीब की पहुंच से बाहर है। अच्छा, तो आपने माशाल्लाह इस कुर्बानी में क्या करना है? बकरे करेंगे। कितने? एक बकरा। हाँ, जितने की जाए। तो क्या समझ, जो पिछले साल एक बकरा कर सकता है, इस साल वो कर सकता है? वो इंशाल्लाह अल्लाह ने कुर्बानी तो करनी है, अल्लाह के नाम की करनी तो पड़ेगी जो अल्लाह ने। लेकिन रेट ज़्यादा, दाम ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है। जो पिछले साल 1 लाख रुपए का था वो अब 1.5 लाख में फ़रोख्त किया जा रहा है। आगे हम मज़ीद आपको दूसरे बाड़ों में भी दिखाएंगे कि आखिर बैल का रेट क्या है, यहाँ पर ऊँट का रेट क्या है। और जो सहूलियात हैं जो पंजाब कैटल की जानिब से दी जानी थी, साफ़ पानी है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए साफ़ पानी होना चाहिए, वॉशरूम्स का इंतज़ाम कैसा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर काबिल तहसीन है कि यहाँ पर मंडी में पिछले साल की निस्बत जो है वो हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आगे मंडी में भी देखेंगे इससे आगे चल के कि आखिर मज़ीद हालात जो हैं वो अच्छे हुए हैं, बुरे। हमारे साथ रहिए।
शाहपुर कांजरा में कद्दो कामत जो है वो यहाँ पर बैल मौजूद है जिनका रेट 60 लाख रुपए मांगा जा रहा है और जो वज़न है वो 50 मन बताया जा रहा है। साहिवाल नस्ल है और ये खूबसूरत कद्दो कामत जो बैल है ये शाहपुर कांजरा में हर एक की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और इसकी उम्र कितनी है, ये क्या क्या खाता है, हम इसके ऑनर से बात करते हैं जो पूरा साल इसको पालते हैं। ये क्या खाते हैं, रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं 50 लाख रुपया और उसकी जो वज़न है वो 50 मन बता रहे हैं। क्या खाते हैं ये? सारे इन्होंने दूध पिलाईदा है, काजू बादाम खाते हैं, मुरब्बा वगैरह और करा इनको डालते हैं, घास वगैरह डालते हैं, ये चीज़ें ये खाते हैं। अच्छा, राजू की उम्र कितनी है? माशाल्लाह अगर बोल जमूर में आप देखें, कैमरा मैन अगर आपको नवीद दिखा रहे होंगे तो ये खूबसूरत जो राजू है इसका रेट 40 लाख बताया जा रहा है और एक सिक्योरिटी एहलकार इस पर तैनात किया गया है क्योंकि शाहपुर कांजरा की पूरी मंडी में ये जो 2 बैल हैं हर एक की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और मामला ये है कि खूबसूरत ये जानवर है और इनका जो वज़न है वो यही बताया जा रहा है 40 से 50 मन तक वज़न है और खाते ये मुरब्बा, दूध और पूरा साल इनकी जो है पूरी खिदमत की जाती है। और जो नस्ल है ये साहिवाल बताई जा रही है और एक की नस्ल ब्राह्मण बताई जा रही है जो सबसे अच्छी नस्ल इनकी होती है। और मामला ये है कि अगर कैमरा मैन अगर आपको पैन करके कैमरा दिखा सके तो माशाल्लाह बड़े बड़े जानवर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उम्र के साथ साथ इनके जो मामलात हैं वो भी खूबसूरत हैं और लाखों रुपया इनके रेट्स हैं। और इसका जो रुस्तम पंजाब है इसका अभी तक जो रेट है वो 30 लाख रुपये लग चुका है और माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है। हमारे साथ मौजूद है पंजाब बाज़ार कैटल मैनेजमेंट के तर्जमान शेख असद, उनसे बात करें। शेख साहब, क्या इंतजाम अभी तक आपने किए हैं और जो कस्टमर्स हैं उनका कितना रुझान अभी तक? अच्छा सर, जो इंतज़ामात की बात की जाए तो हम यहाँ पे व्यापारियों को टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी के बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं यहाँ पे। इसके अलावा लाइव डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव स्टॉक के रेस्क्यू 112 का अमला है, LWMC का अमला यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो पानी की फैसिलिटीज़ हैं, हमने RO प्लांट हैं, यहाँ पे 7 के करीब हमने इलेक्ट्रिक वाटर कूलर नस्ब किए हैं, सिटिंग एरिया मौजूद है। दिन के टाइम यहाँ पे मोबाइल ATM बैंक सर्विस मौजूद होती है ताकि जो भी लोग यहाँ पे जानवर बेचते हैं यहीं पे पैसे जमा भी करवा सकें और जो कैश कम अगर पड़ जाता है तो यहीं से ATM के थ्रू निकलवा सकें। इसके अलावा हमने 100 कनाल के करीब एक्स्ट्रा जगह लिया है टेम्को में कि लोग गाड़ियाँ यहीं पार कर लें और जो छोटा जानवर ख़रीदना चाहते हैं वो यहीं से ख़रीद के मंडी से बाहर चले जाएँ ताकि मंडी में ज़्यादा रश ना हो सके। तो हम मैक्सिमम यहाँ पे व्यापारियों को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और जो शहरी आ रहे हैं उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन हमने आपको बोल जमहूर में दिखाया कि क्या रेट्स हैं बकरों के और यहाँ पर इंतज़ामात की ओवरऑल सूरत हाल के बारे में बताया कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है इंतज़ामात काफ़ी हद तक बेहतर है और इस बात को भी ठेकेदारों की जानिब से इंश्योर किया जाएगा कि जो ओवर चार्जिंग है उसको भी नहीं करने दिया जाएगा। आइंदा साल 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूलियों की मद में जमा किए जाएंगे। सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब मुख्तस। कम से कम उजरत 32 से 37,000 कर दी गई। गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी। तमाम मोटर गाड़ियों पर टैक्स इंजन कैपेसिटी के बजाय कीमत के तनासुब पर होगा। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में छूट खत्म कर दी गई। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई। मोबाइल फोन्स पर 18% टैक्स आयद। प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले हो जाएं तैयार क्योंकि वो अब जेल जाएंगे। दुकान भी सील हो जाएगी। शीशे की दरामद पर कस्टम ड्यूटी नाफिज। स्टील और कागज दरामद करने की ड्यूटी में भी इजाफा हो जाएगा। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ लाहौर से मैं हूँ ताबिश भट्ट। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट तो पेश कर दिया गया और पाकिस्तान पर अभी जो कर्जा है 57,000 अरब जो है वो कर्जा भी चढ़ गया है।
लेकिन इस बजट से आवाम को क्या तवक्कुआत है, आवाम से बात करते हैं और आवाम से पूछते हैं। मुझे बताइएगा क्या तवक्कुआत है आपको बजट से, और समझते हैं कि इस बजट में आवाम के लिए रिलीफ होगा? अस्सलाम वालेकुम। बात तो ऐसे है ना तो कभी बजट में हमें आवाम के लिए कोई सुकून है वो है। हर साल ये बजट के ड्रामा करके पैसे लेते हैं, सारे ये सरकारी मुलाजम खा जाते हैं। आवाम बेचारी पिसती रहती है, ना उनके पास खाने के पैसे होते हैं, रोज़ कोई खुदकुशी कर रहा होता है। ये हमारी कपड़े की मार्केट है, सुबह से हमने एक सूट भी नहीं बेचा, वेले बैठे हुए हैं हम यहाँ पर। कारोबार नहीं है भाईजान, यहाँ पर जो है मुल्क तबाह हो गया है। ये आराम आराम से ये IMF से पैसे लेते हैं और ये बजट पेश करते हैं। इनकी रोज़ मस्तियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियाँ, रोड प्रोटोकॉल सारा कुछ इनका ही है। गरीब दिन ब दिन गर्क होता जा रहा है, मुल्क बिकता जा रहा है। अभी इन सुना है कि उन्होंने हवाई अड्डे हैं वो भी बेच रहे हैं। आराम आराम से ये एक सुबह भी करके बेच देंगे कि आ जाओ भाईजान ये भी हमसे ले जाओ। समझ नहीं आती इस हुकूमत की कि ये कब हमारी ये IMF से जान छोड़ेगी और कब ये कर्ज़ों से जान छोड़ेगी। रोज़ कर्ज़े खाते ये हैं, एक महीने के लिए 20-20 करोड़ रुपए ये लगाते हैं। 1.5 साल 2 साल की हुकूमत आती है, वो टूट जाती है। उसके बाद जनाब अली सारे MNAs चोरी करते हैं, वज़ीर चोरी करते हैं, तनख्वाहें इनकी चोरी की होती हैं। सारी गरीब आवाम पिस रहे हैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। देखें, और शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं इस बजट में आवाम के लिए क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो साबिक हुकूमत ने एक बजट पेश किया था जिसमें 32,000 रुपया जो है तनख्वाह थी, लेकिन वो भी तनख्वाह 32,000 नहीं दी जाती आवाम को। आवाम से पूछेंगे कि 57,000 अरब जो पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ चुका है IMF का, उस कर्जे को हम कैसे उतारेंगे। आए शहरियों से मजीद बात करते हैं। ये जो बजट पेश हो रहा है, जो हुआ है, इसमें जब बात करते हैं तो ये बात हो रही है वादों की, नारों की, सिर्फ यही बात हो रही है। बात करते हैं गरीब के लिए, लेकिन गरीब को मारने के लिए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। अब बिजली की बात कर लें, अपने मुल्क की बात कर लें, पड़ोसी मुल्क के साथ कंपैरिजन हम करके देख लें। महंगी बिजली से इंडस्ट्री हम कैसे चलाएंगे, कैसे सर्वाइव होगी, कैसे एक्सपोर्ट्स हमारी होंगी, कैसे बाहर से डॉलर्स आएंगे, कैसे जो सो कॉल्ड जो तरक्की का जो पहिया है वो कैसे चलेगा, ये हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। जो टैक्सेस हैं सबसे पहले ताजर दोस्त होने चाहिए, जिससे हमारी इंडस्ट्री चल सके, हमारा कारोबार चल सके, मुल्क के लिए हम कुछ कर सकें। लेकिन इन टैक्सेस में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ये तो नए से नए टैक्सेस हो रहे हैं, गाड़ियों पे टैक्स लगा दो, मेकअप पे लगा दो, उस पे लगा दो, टैक्स ही टैक्स है और अमली तौर पर यहाँ पे आवाम के लिए कोई चीज़ नहीं की गई। हाँ जी, अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर बताएं, क्या समझते हैं जो 32,000 साबिक हुकूमत ने कहा था करीब 32,000 मिले उसमें बजट बनाएं, अब समझते हैं 50,000 में भी एक घर चल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो इन्होंने टैक्सेस नए लगाए हैं, अल्लाह को पता भी ओपन नहीं हुए, लेकिन इससे पहले जो टैक्सेस हैं, जो हालात हैं, ताजर तबका किसी भी मुल्क का रॉयल तबका होता है जी, कारोबारी लोग हैं। इस वक्त कारोबारी लोगों की ये हैसियत है, ये बनी हुई है कि उनको बिजली का बिल देना मुश्किल हुआ है, खाना पीना मुश्किल हुआ है। तो खुदारा मेरी हुक्मरान बाला से गुजारिश है कि अपने अवाम के लिए भी सोचें। इस गरीब तबका जो हमारे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 3 वक्त से 2 वक्त अब 1 वक्त खाना मुयस्सर है, तो खुदा के लिए उन पर रहम करें और ऐसा बजट बनाएं कि लोग सांस ले सके। सांस बंद कर दिया है इन हालात ने, कारोबार बिल्कुल नहीं है, खुशहाली बिल्कुल नहीं है, बिजली का बिल इस कदर ज़्यादा है कि वो समझें कि राशन के हिस्से के बिजली में चले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि रहम करें अपने मुल्क की आवाम के ऊपर। दीगर शहरियों से भी बात करते हैं, आवाम से बात करते हैं कि आखिर इस बजट में जो अब पेश कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन देखना ये होगा कि आवाम के लिए इस बजट में क्या आता है, क्या रिलीफ आता है, क्योंकि जो आम आदमी है वो पिस के रह गया और इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोग अब ये कहने पे मजबूर हैं कि घर का राशन लाएं कि बिजली का बिल दें। मजीद शहरियों से बात करते हैं, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर बताएं, क्या समझते हैं घर का बजट मुतासिर होगा? अब जाहिर सी बात है बजट जो है वो पेश कर दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, आपके घर का बजट किस हद तक मुतासिर हुआ है और आप आइंदा क्या समझते हैं कितना मुतासिर होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं? बस इससे अच्छी बात है बस आ जाओ हम सबको मार दो, यही होगा। क्योंकि बजट के लिए क्या है हमारे पास, सैलरी इतना आते जो अब मतलब 18,000 15,000 सैलरी होते तो सैलरी से ज़्यादा बिल आता है, तो हम क्या करें बताइए? आप खाना के लिए ले, राशन ले ले, बिल जमा करें, क्या करें हम? सिर्फ मारने के लिए चांस, और हमारे पास तो कुछ है नहीं। आप बिल रोज़ नए नए तमाशे लगाते हो,
तो इसके साथ और हमारे पास कुछ नहीं हो। एक और शहरी मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, और आप समझते हैं कि नून लीग जो है वो एक सर्वाइवल दोबारा जो है इस मुल्क में जो पहिया पहले चल रहा था वो दोबारा उसका सर्वाइवल अब नून लीग बनेगी? बिल्कुल लग तो नहीं रहा कि इस टैक्सों में तो हमारी दुकानों के बिल नहीं पूरे हो रहे, तो अगर आगे और टैक्स लगेंगे तो हमें तो इसमें कोई समझ नहीं लगेगी। हम इसलिए आते हैं घर से कि इधर कोई घर के लिए कोई राशन लेके जाए, कोई चीज़ लेके जाए, लेकिन वो आजकल आपके सामने ही हालात है, क्या हालात बन गए हुए कि अगर ये बजट अगर पेश हो गया है तो इस टैक्सों में तो हम मर जाएंगे, वैसे ही कोई समझ नहीं लग रही हमें। आवाम में एक मायूसी सी नज़र आई है, और हमने बोल जमहूर में ये देखा कि जितने लोगों से हमारी बात हुई, आवाम में एक मायूसी सी है। कहना शहरियों का ये है, आवाम का ये कहना है कि इस बजट में भी कुछ नहीं होगा, महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए गए हैं कि जो ताजर बरादरी है वो भी सरापा एहतजाज है, और वो ये मुतालबा करती है कि वफाकी हुकूमत जो है मज़ीद टैक्सेस में कमी लाकर और बिजली को सस्ता किया जाए, क्योंकि जो बजट है वो मुतासिर सबसे ज़्यादा जो बिजली के बिल हैं वो अब देना बहुत ज़्यादा मुहाल हो चुका है। शहरियों का मुतालबा यही है कि हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और बिजली के बिलों में कमी कर कर आम शहरी को रिलीफ दिया जाना चाहिए। बोल जमहूर से लाहौर से ताबिश भट्ट। अभी हम मौजूद हैं उन लोगों के साथ जो कि ताजर भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं, आवाम में भी आते हैं। इनका एनालिसिस कल का बजट जो आया है उसके बाद हो चुका होगा कि कितनी महंगाई बढ़ेगी, क्या होगा। तो सर बताइएगा कल के बजट के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बजट 2024-2025 जिसके बारे में तवक्कुआत और उम्मीदें ये थी कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी और सरमाया दोस्त बजट पेश करेगी, मुल्क की सनतों के पहिए को चलाने के लिए इक़दामात करेगी। लेकिन मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि पूरे बजट के अंदर हमें कोई रिफॉर्म्स, कोई पॉलिसी डिसीजन और बजट की कोई सिमत नज़र नहीं आई। बुनियादी बात ये कि इस बजट के अंदर 9700 अरब रुपया वो तो सूद की अदायगी की मद के लिए रखा गया, यानी कौमी आमदन का बड़ा हिस्सा वो सूद की अदायगी की मद में जाएगा, और आलमी मालियाती इदारों से जान छुड़वाने के लिए कोई हिकमत अमली इस बजट में नज़र नहीं आती। फिर इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के नतीजे में, उसके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स के नफाज के नतीजे में, बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे के नतीजे में, जब बिजली और गैस और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी तो उसके नतीजे में पैदावारी लागत बढ़ेगी, उसके नतीजे में महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। इसी तरीके से मैं ये बात भी करना चाहूँगा कि ये जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है जिसके बारे में हुकूमत ये कहती है कि एक्सपोर्ट बढ़ने के नतीजे में ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है, इस एक्सपोर्ट सेक्टर को माजी में इंसेंटिव दिया गया था। अब इस एक्सपोर्ट सेक्टर को नॉर्मल रजीम में लाने से 40% तक उस पर टैक्स लग जाएगा, जिसके नतीजे में मैं नहीं समझता कि मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट कोई चीज़ हो सकेगी और आलमी मार्केट का मुकाबला कर सकेगी। इसी तरीके से जो हमारा रियल स्टेट का सेक्टर है जिसके साथ 45 से ज़्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं, और एक हुनरमंद से लेकर एक दिहाड़ीदार मज़दूर तक जिसके ज़रिए रोज़ी कमाता है, रियल स्टेट का सेक्टर पहले ही बुरे तरीके से मुतासर था। अब रियल स्टेट के ऊपर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी गई। इसी तरीके से वो जो विद होल्डिंग टैक्स था कि जिसका तल्लक जायदाद को होल्ड करने के पीरियड के साथ था, जो माजी में 6 साल के बाद 0% हो जाता था, हैरान कुन तौर पे होल्डिंग का पीरियड ख़त्म करते हुए उसके ऊपर टैक्स 15% से लेकर 45% तक कर दिया गया है। मैं सवाल करता हूं कि इतने बड़े टैक्स की मौजूदगी के अंदर रियल स्टेट का सेक्टर और ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये कैसे चलेगी। गर्ज दूसरे लफ्ज़ों में मुल्क के अंदर करोड़ों लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है, और ये जो 45 के करीब इंडस्ट्रियां हैं ये इससे मुतासर होंगी और बंद होने की तरफ जाएंगी। इसी तरीके से हमारा जो रिटेलर है, हमारा जो होलसेलर है, उसके ऊपर जो टर्नओवर टैक्स था, एडवांस टैक्स, वो 1% से 2.25% कर दिया गया। अगर मैं मुख्तसर तरीन बात करूं तो ये बजट टैक्सेस का बजट है, ये बजट खसारे का बजट है, ये बजट महंगाई का बजट है, ये बजट आवाम से उनकी ज़िंदगी का नाता छीनने का बजट है, ये बजट मुल्क में बेरोज़गारी लाने का बजट है। और ये बजट अगर इसी अंदाज से पास हो गया तो इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बढ़ेगी, इस मुल्क में लाकानूनियत बढ़ेगी, बदअमनी बढ़ेगी, और फिर जुल्म ये कि बजट बनाते हुए
ना तो सनतकारों से, ना ताजरों से, ना स्टेक होल्डर से, किसी से मुशावरत नहीं की गई। इसलिए मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, वज़ीर ख़जाना से ये गुजारिश करूँगा कि इस बजट को पास करने से कबल आवाम की नब्ज़ और आवाम की हालत को देखें, आवाम पर रहम करें, कौम को भिखारी बनाने की बजाय और कौम को कब्रिस्तानों में पहुंचाने की बजाय उनको ज़िंदा रहने दें और उनकी ज़िंदगी का सामान इस बजट के अंदर पैदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा बजट जो 2024 का गवर्नमेंट ने जिसका ऐलान किया है, हम ये समझते हैं कि ये बजट इंतहाई ज़ालमाना है और ऑलरेडी हर किस्म की प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पूरी कौम किसी न किसी सूरत में हर एक चीज़ पे दे रही है। अब उसके अंदर जो है वो बेतहाशा इजाफ़ा करना जो है ये बिल्कुल गैर संजीदा बजट है और मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी सियासी गवर्नमेंट का ये बजट नहीं है और ना ही इसको सियासी गवर्नमेंट का बजट कहना चाहिए। और जहाँ पे एक लॉलीपॉप के तौर पे हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने 25% तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है, लेकिन जब आप एक तरफ टैक्स की शरह को हर चीज़ के ऊपर लागू कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो फिर वो 25% अमलन आप दे के दूसरे हाथ से वापस ले रहे हैं। इसलिए उसका भी जो है ना वो कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। रिज़ल्ट उस वक्त निकलता है कि जब आप बिज़नेस को प्रमोट करें, आप फैक्ट्रीज़ को प्रमोट करें। आप जिस तरीके से 593 अरब रुपए का टैक्स जो है वो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में रखा गया है, अगर इस 593 अरब रुपए को अगर आप फैक्ट्री इसकी लगाएं, इसका मईशत का पहिया चलाने के लिए कोई इस तरह की प्रोडक्टिव चीज़ लेके आएँ तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस में इजाफ़ा करके जो एक सेक्टर हमारे मुल्क में चल भी रहा था वो रियल एस्टेट का सेक्टर था, जिसके साथ 40 से ज़ायद अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलती थी। अब उसके अंदर भी नॉन फाइलर और फाइलर का एक करके और विद होल्डिंग टैक्स का ख़त्म करके FED में 5% का इजाफ़ा करके वो जो एक पहिया चल रहा था और उसके साथ इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो थी मुल्क की चल रही थी, उसको रोकने के लिए भी मैं समझता हूँ कि एक खुदकुश हमला जो है वो इस बजट के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी किया गया है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अवामी उमंगों का तर्जुमान बजट जो है वो बनाना चाहिए था और अभी भी इसके अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि अगर मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठा जाए, रियल स्टेक होल्डर्स जो हैं, तो फिर ये बजट आज भी अवामी उमंगों का तर्जुमान बन सकता है। आज के प्रोग्राम में हमने बात की आम आवाम से, कारोबारी शख्सियात से, जिनका कहना है कि माली बजट तो पेश हो गया लेकिन ये बजट आवाम दोस्त नहीं बल्कि IMF दोस्त है, जिससे महंगाई का तूफ़ान आएगा। इसमें तनख्वाहों में इजाफा तो किया गया है, साथ ही साथ टैक्सेस जो लगाए गए हैं ये ऐसा ही है जैसे एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से ले लेना। इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि टैक्सेस को लगाने से पहले, इस बजट को पास करने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाए कि गरीब आवाम कहाँ जाएगी, गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं साबिर अहमद सियालकोट से। आज हम बात करेंगे बोल जमहूर में कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया गया है क्या वो आवाम के लिए बेहतरी लाएगा, और सनतकारों से भी बात करेंगे क्या आवाम दोस्त ये बजट है, क्या इनके लिए मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ेगा। आए बात करते हैं। ये एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात यही आएंगी अगर FTR को जो फाइनल टैक्स रजीम है अगर ख़त्म करें और बिजली को 12 से नहीं लाते, तीनों इंडस्ट्री मत होगी। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि ये बिजली की सबसे पहले जो बात है वो करें कि उसको 12 सेंट पे दे रहे हैं। अब अगर रीजनली देखें तो बंगला में 8 सेंट है, इंडिया में 7 सेंट है, तो हम रिक्वेस्ट की थी कि 12 सेंट पे बिजली इंडस्ट्री को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री पहिया चले। उसके बाद फाइनल टैक्स रजीम हम ऑलरेडी 3 साल से हमको रैंक उसको ख़त्म करके तो को FTR की बजाय अब नॉर्मल ले आए। और ये होगा हम लोग हर वक्त ताबे के FTR के दरों के चकते रहेंगे। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि FTR जो है उसको रहना चाहिए ताकि हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दे सकें और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। दूसरा जो इस वक्त बैंक इंटरेस्ट रेट है जो कि गवर्नमेंट ने 1.5% कम किया है, उसको भी 1.5 की बजाय 4% ज़रूर कम होना चाहिए था कम अज़ कम, क्योंकि जब हमारी महंगाई की शरह कम हो रही है, अगर इन्फ्लेशन हमारी कम हो रही है तो उस हिसाब से उसका तकरीबन 4% कम होना चाहिए था, जिस वक्त गवर्नमेंट ने 1.5% किया है।
तो हमारी ख्वाहिश है कि उसको भी 12% की बजाय 17% या 16% होना चाहिए। डेफिनेटली ये मौशी कत्ल है, ना सिर्फ एक्सपोर्टर का है बल्कि हमारी एम्प्लॉयज़ का भी मौशी कत्ल है। देखें उनकी फैमिलीज़, उनके ख़ानदान, सिर्फ एक्सपोर्टर के साथ अभी 24,000 एक्सपोर्टर सियालकोट का है, तो उसके साथ आप देखें लेबर के कितने लोग जुड़े हुए हैं। हमारे वो तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके ऊपर भी बर्डन शिफ्ट होगा। इस जो टैक्स जो है ना उसके नेट में हमें लेके आ रहे हैं, तो हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इसको रिवर्स किया जाए और एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया जाए। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया गया है, क्या ये अवाम दोस्त बजट है? बिल्कुल ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना जो डेली बेसिस आम इंसान इस्तेमाल करता है उसमें बेइंतहा जो है ना इजाफा कर दिया गवर्नमेंट ने। ये IMF का बजट है। IMF ने जो कारोबारी तबका है ना उसको, वो तो पहले ही परेशान था, आज मज़ीद परेशान उसने कर दिया है। ये जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं वो पहले पिसे हुए हैं। बिजली के बिल में काफ़ी आते हैं, गैस के बिल आते हैं, इसमें खाने पीने की अशिया वैसे ही बहुत ऊपर उसके रेट चले गए हुए हैं। आम आदमी तो पिस के रह गया है। ये बिल्कुल भी आवाम दोस्त बजट नहीं है। जी नाज़रीन, आपने आवाम की राय सुनी और सनतकारों के ख्यालात जाने। इसमें जो बिजली के रेट ज़्यादा किए गए हैं और एक्सपोर्ट पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये जो बजट है ये आवाम दोस्त नहीं है, इसको हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।